नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बस्तर की बेटी नैना धाकड़ ने। नैना धाकड़ ने अपने हौसलों के दम पर आसमान को छुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली नैना धाकड़ छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही है। जी हाँ, आज हम नैना से मुलाकात करवा रहे हैं आपकी। तो नैना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत 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 स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नैना, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि पर्वतारोही बनने का आपके मन में विचार कैसे आया और क्यों? मुझे कुछ अलग करना था, सबसे अलग करना था, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना अलग कर बैठूंगी। तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ, जूडो, कराटे एंड रेसलिंग मैंने खेला है, स्टेट गेम खेला है, और उसके बाद ही मैंने अपना प्रोग्राम देखा कि सब मेरी टीम से हम लोग जो फ्रेंड सर्कल हैं सारे लोग इसी फील्ड में हैं। मुझे कुछ अलग करना था और अलग करने के चक्कर में मैंने इतना अलग कर लिया कि आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ हिमालय के लिए। बिल्कुल, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आप बस्तर से हैं और बस्तर जैसे छोटे से गांव से आप बिलोंग करती हैं और इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपने जो साहस किया है वो हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और नैना, ये जानना चाहेंगे कि आपने खेलों में आपकी रुचि तो पहले से ही है। हाँ जी। और जब आपने पर्वतारोही बनने का सपना देखा या जैसा आपने इसे सपने को सच कर दिखाया, तो आपको प्रेरणा किससे मिली? एक्चुअल जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरी माता जी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी के हर एक पड़ाव पे अपना साथ दिया। कहते हैं ना कि एक किक होता है जो गोल की तरफ आगे बढ़ता है, वही किक मेरी माता जी हैं। और अब्दुल कलाम जी मेरे आदर्श हैं जो मेरे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, साथ ही स्वामी विवेकानंद जी, और इस फील्ड में मैं मिस बछेंद्री पाल मैम जो इंडिया की पहली भारत की पहली महिला है, एवरेस्टर है, उनको मैं अपना इस फील्ड के लिए मानती हूँ कि अगर मैं एनएसएस के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता तो शायद ही मैं ये कर पाती। और एनएसएस के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन के बाद ही मैं मैडम से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में जो हुआ वो आज आपके सामने है। जब आपका चयन हुआ इसमें तो आपको कैसा लगा? ये चयन जो माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो कहते हैं ना कि मेरी ये जो बैकग्राउंड जब देखते हैं तो मेरी 10 साल की मेहनत है इस पे, और ये 11वें साल में मेरा सिलेक्शन मीन्स स्पेशली फंडिंग के लिए जो रुक रहा था, आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था, इस सहयोगों की वजह से मैं पीछे रह जा रही थी। और आज 10 साल पूरे हो गए और 11वें साल में मुझे वो सहयोग मिला। तो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं सकते, तो वही मेरी एक जीत है कि मैं अड़ी रही, डटी रही। मेरी दृढ़ इच्छा काफी स्ट्रांग है जिसको मैं आज प्रूव करके दिखाती हूँ। बिल्कुल, आपने जो अपने दृढ़ निश्चय के बल पर आपने जो फतह किया है वो हमारे लिए भी निश्चित ही प्रेरणा का विषय रहा है। आपने जैसे कि बताया कि बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा। आप एक बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और चूंकि बस्तर से लेकर के माउंट एवरेस्ट तक का जो सफर रहा निश्चय ही बहुत चुनौती भरा रहा हुआ आपके लिए। मुश्किल का दौर भी आया होगा, आर्थिक परेशानियां भी आई होंगी। तो किस तरह आप आर्थिक परेशानियों से निपटे इससे? अगर स्पेशली बात किया जाए कि माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए, तो मैं 75 डेज में पूरा कंप्लीट हुआ है बस्तर से बस्तर का। कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे पास खुद 40 to 45 kg का लगेज होता है, और फिर मैं यहाँ से मैं बाय बस जाती हूँ, ऑन द वे जाती हूँ रायपुर के लिए। रायपुर से मैं वाराणसी ट्रेन से फिर बस से फिर, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे जो 3-4 दिन का जो कंटिन्यू सफर होता है उसमें मैं खुद थक चुकी होती हूँ। और उसके बाद फिर ये जर्नी स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि आप जब जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। तो आप प्रैक्टिकल फिजिकली कितना फिट है, मेंटली कितना फिट है, ये चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आपको अभियान के लिए जोड़ा जाता है। तो ये जो था स्ट्रगल मेरे लिए, तो वो बहुत ही टफ था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुनून हमारे खुद के अंदर हो ना तो हमें आजू बाजू कुछ नहीं दिखता। और रही बात आर्थिक की, तो हाँ, इस फील्ड के लिए स्पेशली माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय रजत बंसल सर का सपोर्ट मिला है। और फंडिंग के लिए मैंने एनएमडीसी से अप्रोच लगाया था हम सर ने, जिसके थ्रू ये कंप्लीट हुआ। और इस सारा का जो बजट है वो जिला प्रशासन और एनएमडीसी का ही है।
जिसका मैं जिंदगी भर आभार रहूंगी। ये जो आपने सफर तय किया, बहुत ही मुश्किल सफर था, चुनौती भरा भी था, तो इसमें आर्थिक समस्या के अलावा और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिनसे जूझते हुए आपको कभी ऐसा लगा कि अरे मुश्किल है? बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक लोगों की नजर में नारी दिखते हैं, और वो जो नारियां होती हैं शायद वो लोगों को नहीं पता हम मेंटली कितने फिट होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक नारी अपने में सक्षम होती है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे आर्थिक तो ठीक था, बट आर्थिक के साथ जो मेंटली मुझे प्रेशर आ रहा था वो काफी, मैं डल हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, मम्मी के सिखाए रास्ते पे मैंने चला, मम्मी के कहे बातों को मैंने माना, और उसी चीज को मैंने पकड़ के रखा था कि मुझे इसके बाद ये करना है। तो कई बार ऐसे टॉर्चर हुआ गया, मेरे साथ टॉर्चर किया गया कि ये तो कुछ खाती पीती नहीं है, ये लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, इसे वापस भेजो, ये मर जाएगी। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, बल्कि मैंने एक स्माइल दिया और उनका शुक्रिया अदा किया कि मैं काम करके दिखाऊंगी, तब आपको लगेगा कि शायद मैं फिजिकली फिट हूँ या मेंटली फिट हूँ, वो उस समय दिखेगा। तो ये मेरी निर्णय थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों को रास्ता दिखाती है, और आपने माँ के कहे अनुसार, माँ की प्रेरणा से आपने इतना मुश्किल सफर तय कर लिया है। और आप के परिवार में हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, और आप आगे क्या करना चाहती हैं? जिस तरीके से मैं 3 साल की थी तो मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वो एक्सपायर कर गए थे। काफ़ी सारी बीमारियां थी उन्हें और इस वजह से वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद मम्मी है, मेरी मम्मी पेंशनर है, और बड़ा भैया है जिसका चाय का ठेला है, और छोटा भाई है जो गाड़ी लाइन पे है, और मैं हूँ तो मैं स्टडी एंड एडवेंचर करवाती हूँ, और स्पेशली कैंपिंग एंड ऑल एक्टिविटीज करवाती हूँ, हमारे बस्तर में ही और बस्तर के बाहर भी करवाती हूँ। साथ ही जैसे मेरी शिक्षा है वो बस्तर ही, हमारे जगदलपुर से मेरा जन्म हुआ जगदलपुर में ही, और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है महारानी लक्ष्मीबाई से मैंने स्कूलिंग किया। उसके आगे मैंने पीजी कॉलेज धर्मपुरा हमारे ग्रेजुएशन किया बीए में, और साथ ही मैंने DCA, PGDCA और MSW आफ्टर ग्रेजुएशन MSW किया बिलासपुर यूनिवर्सिटी से, और अभी हाल ही में मैंने BPEd कंप्लीट किया है जो दुर्ग यूनिवर्सिटी से। तो कहते हैं ना कि पढ़ाई और खेल साथ में घर के सारे काम, और ये चीजों को मेंटेन करना तो शायद ही एक परिपक्व इंसान करता है। तो जो मैं करती हूँ, क्योंकि पढ़ना भी एक शौक है और ये मेरा फील्ड भी मेरा एक शौक है, उसके साथ भी और फैमिली है तो फैमिली के साथ भी समय बिताना, ये सब होता है। नैना जी, जैसा कि ये कहा जाता है कि समाज में ये लड़की है क्या कर पाएगी, इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 3rd क्लास में थी तब से मैं सुनते आ रही हूँ कि ये आपकी बेटी है और इसके पापा नहीं है, अगर ये आज इस कला में आगे बढ़ती है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस समय मैंने सबसे पहला जो मेरा लाइफ का शुरुआत हुआ वो नाट्य कला से स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं अंदर से जुनूनी हूँ, मुझे ये मालूम नहीं था, तो वो जो जुनून था वो बचपन से ही था। तो मैंने नाट्य कला में हाथ आजमा के देखा। तो आपने सुना होगा मनमोहन सर हैं, तो उनके थ्रू मैंने ये स्टेज प्रोग्राम देना स्टार्ट किया। तो फिर 4 लोगों की बातें सुन के मेरी मम्मी को ताना सुनने को मिलता था, तो मम्मी कहती थी बेटा 4 लोग ऐसा कहते हैं, तो मैंने वो हटा दिया। 5th क्लास में आया, मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मैंने मंच प्रोग्राम देना स्टार्ट किया कि कंपटीशन होता तो हम कोई भी पार्टिसिपेट करते तो उसमें कुछ प्राइज मिलता, तो एक ललक बढ़ जाती कि हम इसी में करेंगे। तो वो भी चीजें मेरे अंदर रही। तो उसमें मम्मी को सुनने को मिला कि अच्छा बेटी को नचवाने लग गई है। तो मम्मी ने फिर मुझे बोला कि बेटा देख लोग ऐसा कहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि शायद मेरी वजह से मम्मी को सुनना ना पड़े, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। आफ्टर 7th 8th क्लास में मैंने हॉकी ज्वाइन किया, और हॉकी जब ज्वाइन किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं 8th क्लास में थी, 7th 8th क्लास में तो मुझे सूट दे दिया गया, 2 चोटियां, सूट पहनना, एकदम बहन जी वाला स्टाइल था। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बहन जी है, क्योंकि वो समय सिर्फ हमारे अंदर के जुनून का था, और वो एज भी वैसा होता है, टीन एज होती है। तो इस वजह से जब हम ग्राउंड में जाते थे तो वहाँ पे ड्रेसिंग होती थी, ड्रेस चेंज करते थे, तो हम लोग शॉर्ट्स पहन लिया, टी-शर्ट पहन लिया। तो वो चीज का कमेंट्स फिर घर पे आने लगा कि आपकी बेटी तो
छोटे छोटे कपड़े पहन के ग्राउंड में खेल रही है, ये देखो क्या होगा समाज का। तो ये वाली बातें भी सुनने को मिले। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। फिर मैं स्काउट गाइड से जुड़ी, मैं 3 साल परेड की लालबाग ग्राउंड में जगदलपुर में। फिर उसके बाद मेरे अंदर एक अंदर सा अलग सा वो जुनून था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे कुछ करना है, बिल्कुल जैसे कि हम एक लौ जला देते हैं और वो लौ जैसे ऑयल खत्म नहीं होने के पहले वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वो चीजें अंदर से जल रही थी। फिर मैंने साथ ही साथ जैसे मैं 10th के बाद 11th आई तो एनएसएस से जुड़ गई। एनएसएस से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम था कि राष्ट्रीय सेवा योजना, जो हमारे समाज के जितने भी सेवक है उसके अंदर हम ये जुड़ चुके थे, और क्या करना है कैसे करना है ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो उससे मैंने सीखा कि हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जब कुएं में मेंढक होता है तो उसको ये पता होता है कि हम कुएं का ही हमारा पूरा संसार है, और जब वो समंदर में आता है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। तो वही वाली बात थी, मैं कुएं में थी। और जब मैं एनएसएस से जुड़ी और जब मैं बाहर कैंप 2010 में मैंने हिमाचल का पहला कैंप अटेंड किया एडवेंचर का, तो वो 7 डेज का कैंप था। उस 7 डेज में मुझे इतना पता चल गया कि मेरे अंदर कुछ है और मुझे इसको आग लगानी है। तो वो चीजें थी कि 7 डेज में मैंने रॉक देखा, पहाड़ इतने चट्टान बड़े बड़े, और आप बिलीव नहीं करेंगे सबसे जो जिस चीज से मैं डरती थी, हाइट ऊंचाई से, उस ऊंचाई को आज मैंने अपना लक्ष्य बना लिया। मेरे डर को हटाना था। मैं सफर नहीं कर पाती थी, आज सफर भी करने में मैं सक्षम हूँ और ऊंचाइयों के साथ आज खेलने लग गई हूँ। उसी प्रकार से फिर इसी फील्ड में आना हुआ। फिर 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल भूटान के 12 पास, हम मिस बछेंद्री पाल मैम के साथ ही हम इंडिया की 12 वुमेन्स थी इस टीम को सक्सेस करने के लिए। देन उसके बाद मैं कंटिन्यू इस जर्नी पे बनी हुई हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि आप लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं हमेशा ये सीख मानती हूँ, अगर लोग नहीं कहेंगे तो आप जुनूनी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये चीजें मैंने आज प्रूव करके दिखाया है। बिल्कुल। नैना, हम बात तो जारी रखेंगे, बातचीत का सिलसिला, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। जी। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नैना जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बातचीत के इस दौर को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक ऐसा मुश्किल काम को किया है जो हर लड़की के मन में होता है, हर युवती के मन में ये इच्छा होती है कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए कि लोग उसका नाम लें। तो आपने वो कर दिखाया हुआ है जो माउंट एवरेस्ट है। हजारों मीटर का जो सफर है आपने पूरा किया है। तो इस सफर को, इस सपने को सच करने में आपका साथ, आपका सहयोग किसने किया? किसने आपका सहयोग दिया? सबसे पहले तो मेरी मम्मी कि वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि एज चाहे 25 की हो या 30 की हो या 65 की हो जाए, करेगी तो तू एवरेस्ट ही। अच्छा। तो उनका जो वो ऋण मेरा मजबूत करने का जो तरीका था वो शायद मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि एक लक्ष्य जब बन जाता है, जब मैंने 10 साल अपने जीवन का इस माउंटेन की फील्ड में दिया और स्पेशली एवरेस्ट के लिए दिया, तो कहीं ना कहीं मैं अटक रही थी जो आर्थिक सहयोग था। और हिज लकीली कि कहते हैं ना कि जो माननीय कलेक्टर महोदय हमारे रजत बंसल सर हैं, उनके थ्रू एक ऐसा पॉइंट मिला कि हाँ मेरी बैकबोन्स रेडी हो चुकी थी, और उन्होंने एक पोस्ट किया जो NMDC के थ्रू मतलब जो फंड रिलीज हुई। तो ये जो था कहना चाहिए, जब हम अच्छा काम करते हैं तो शायद हमारे साथ अच्छे भी खड़े होना छोड़ देते हैं, अपने भी छोड़ देते हैं साथ। तो वो चीजें मैंने फेस किया। और साथ ही इसमें शकील रिजवी सर हैं, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, और काफी सारे जो स्टाफ हैं वो इसमें हमारे इंक्लूड रहे। और इस चीज से मैंने ये सीखा कि आपको सिर्फ अपना लक्ष्य आगे देखना है और आजू बाजू नहीं देखना है। तो ये चीजें मैंने अपने स्ट्रगल में देखा, और ये मेरे बैकबोन्स, स्पेशली मैं आभार हूँ कि
अगर ये नहीं होते तो शायद और समय बढ़ता, लेकिन करना तो एवरेस्ट था ही। जी। जो शुरुआती दौर था आपका, जी। जो शुरुआत का समय था पर्वतारोहण के लिए आप तैयार हो रही थी, तो वो समय कैसा था और आपने किस किस की तैयारी की, क्या क्या आपने ऐसा किया कि आपको मुझे वहां तक पहुंचने के लिए ये सामान चाहिए? तो ये जो सारी तैयारियां हैं आपने कब शुरू की, कितने दिनों में पूरी हुई और क्या क्या तैयारियां थी? अगर आप माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये 75 दिन का था, जी। और आप पर्वतारोहण के लिए पूछ रहे हैं तो 2010 से मैं इस फील्ड में हूँ। तो 2010, 11, 12 तो एक एक कोर्सेज करने के बाद इस पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, मैंने सारे कोर्सेज कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने काफी सारे माउंटेन्स क्लाइंब किया जो 6000 प्लस के थे, और साथ ही मेरा एक था कि हम सोलो करेंगे तो सोलो भी किया, फिर सोलो साइकिलिंग भी किया हम लोगों ने, जो मनाली से खाटुंगला था, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो वो भी कंप्लीट किया 9 डेज में। फिर उसके बाद वहां के 2 ऊंचे पहाड़ लद्दाख के किए। देन जब एवरेस्ट की बात करते हैं तो एवरेस्ट में स्पेशली क्या होता है कि आपको एक आप एक्लिमेटाइज सी लेवल पे होते हैं तो आपको किसी चीज का एक्लिमेटाइज की जरूरत नहीं होती, बट सी लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर चले जाते हैं तो आपको एक्लिमेटाइज की जरूरत होती है, जिसमें स्पेशली ट्रैकिंग आता है। जब हम ट्रैक करते हैं तो उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चीज का इंक्लूडिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साथ ही हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो हमारा डाइट चेंज हो जाता है, खाना, रहना, सोना, इवन डाइजेशन सिस्टम में हमारा गड़बड़ हो सकता है या अच्छा हो सकता है। तो ये चीजें हमें ट्रेनिंग बेस में डाल दिया जाता है। फिर अगर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं तो इज ओके, अच्छी बात है। अगर ट्रेनिंग में थोड़ी भी कमी है तो आप उसमें बड़ी बड़ी वॉल होती है, आइस वॉल होती है, जिसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि क्रैम्पॉन्स कैसे फिट करना है, सेफ्टी कैसे ध्यान रखना है, आपको कहाँ पे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको जब भूख लगे तो कितना खाना चाहिए, आपको पानी कितने कितने टाइम में लेना चाहिए, ये सब चीज ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है। तो वो जो होता है वो 20 से 25 डेज का होता है कि जिसमें आपको पूरा पैर से सर तक आपको ध्यान दिया जाता है कि आपको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो ये इन हिसाबों से चलने के बाद ही हम बेस कैंप पहुंच जाते हैं आफ्टर 10 डेज 12 डेज में। उसके बाद बेस कैंप में हमने एक्लिमेटाइज करना होता है। फिर वहीं के छोटे मोटे माउंटेन्स होते हैं जो 4000-5000 मीटर के, तो एक्लिमेटाइज के लिए पहले जाया जाता है। उसके बाद हम कुंभू ग्लेशियर से खेलते हैं। कुंभू ग्लेशियर आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो बेस कैंप से कुंभू को क्रॉस करके हम कैंप 1 में जाते हैं तो वो कम से कम हमें 14 से 18 घंटे का टाइम लगता है। जो अच्छे क्लाइंबर्स है उसे कम समय में कर लेते हैं, और हम विथ लेगेज जाते हैं तो उस वजह से हमें टाइमिंग जो है वो मेंटेन करना होता है। तो वो हम नहीं कह सकते कि हम वहाँ दौड़ सकते हैं, क्योंकि सी लेवल से जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमारी बॉडी जवाब देने लगती है। विथ लेगेज आपको जाना है तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कितने कदम लेने हैं, कितना कदम नहीं लेना, कितनी सांसें चलनी चाहिए, ये सब चीज ऑब्जर्वेशन में होता है। फिर वैसे ही हम कैंप 1 से कैंप 2 जाते हैं, तो कैंप 3 जाते हैं, कैंप 4 जाते हैं। देन कैंप 4 के बाद दैट जोन आता है जो हमारे सबमिट का पॉइंट होता है। तो ये जो सफर है वो कम से कम हमारा 7 to 10 डेज का होता है। अगर वेदर हमें सही विंड मिल जाता है, सही सब कुछ सिचुएशन होता है तो आफ्टर 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज हम 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पूरा टोटल जो डे होता है, इस टोटल जो 55 to 65 डेज का हम लोग लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी इस बार की कि इस बार कोरोना ने जैसे मात दिया है हमें, उसी तरीके से वेदर ने भी बहुत गहरा मात दिया था। क्योंकि 2 बार इंडिया में साइक्लोन चला, आपने सुना होगा, उसका झटका जो है वो ऊपर काफी तेजी से पड़ा था। तो वो जो एवरेस्ट है, हम 8000 मीटर में जाते, फिर वापस नीचे आ जाते, फिर 8000 मीटर में जाते, तो वो जो सिचुएशन था तो हम मेंटली हम जा सकते थे। बट ऐसा मैंने सोचा था कि करूंगी तो एवरेस्ट ही। तो वो जो मेरा अंदर का जो जुनून था, जो लक्ष्य था, वो शायद हाँ जी, ये दृढ़ निश्चय ही था। साथ ही कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया जब वेदर खराब हो गया था, विंड काफी तेज थी तो हम नीचे आए। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे चांस मिला कि माउंट लॉस से करना चाहिए, जो विश्व की 4थी ऊंची चोटी है। तो मैंने 23 मई को माउंट लॉस से किया, जो 8516 मीटर की है। साथ ही जब इसके बाद मुझे एवरेस्ट के लिए जाना था तो सेव एनर्जी, आई कैन नॉट बिलीव कि एनर्जी कैसे सेव करूं। तो क्योंकि हमारी डाइट होती नहीं है, हम खा पी नहीं सकते अच्छे से सो नहीं सकते, उस वेदर पे रहना और आगे के लिए सोचना तो वो बहुत
मुश्किल था, लेकिन मेरे जो दिमाग में जो घर कर गया था वो सिर्फ माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मैं अगर जाके किसी को कहती हूँ कि मैंने माउंट लॉस से किया है तो शायद कोई समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो जब किया, वो मैंने 1 जून सुबह के 10 बज रहे थे जब मैं विश्व की ऊंची चोटी, सुबह के 9 बज रहे थे जब मैं विश्व की ऊंची चोटी पे थी। और कहते हैं ना, जब हम साक्षात एक जन्नत है, स्वर्ग है, उस पे हमारा एक छोटा सा पैर था, और साथ ही भारत का 2 मीटर का जो तिरंगा होता है, मतलब बहुत ही गर्व का पल था। और उस पल के साथ ही मैंने हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर का नाम फ्लैग ऑफ दिया वहाँ पे, और स्वामी विवेकानंद जी का दिया, और सबसे बड़ी बात श्री राम जी का झंडा दोनों माउंटेन्स पे लेके जाना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही मैंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग मैंने वहां पे गाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब सी लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो हम काफी चीजें भूलने लगते हैं, काफी ऐसी चीजें होती है कि हमें माइंड पे ऑक्सीजन नहीं जाता, काफी नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, मौतें होती हैं। उस बीच में ये सब करना मेरे लिए बहुत बड़ा जुनून का काम था, और मैंने वो प्रूव कर दिखाया कि जो मैं बचपन में सोची थी शायद वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे मैंने पहुंच लिया। नैना, हम सब भी गौरवान्वित है आपके इस फतह को लेकर के। माउंट एवरेस्ट को जीता है, जो वहां तक पहुंचकर हम सबको एक चुनौती दी है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो ये जो सफर आपने तय किया, उसके लिए हम अपने दर्शकों को कुछ फोटोग्राफ्स आपका दिखाते हैं। तो दर्शकों, देखिए कि नैना ने किस तरह से माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो आइए देखते हैं कुछ क्लिप्स। जय हिंद दोस्तों, मैं नैना सिंह धाकड़, छत्तीसगढ़ बस्तर से। मैं आज नेपाल के चौथे नंबर का जो हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट लॉस से 8516 मीटर का है, मैं आज उस पे हूँ। आज 23 मई 2021 है। मैं अपने देश के प्रति डेडिकेट करना चाहती हूँ एक सॉन्ग, और इस सॉन्ग को डेडिकेट करने का मतलब ये है कि मैं रिकॉर्ड में लेना चाहती हूँ। तो सॉरी फॉर मास्क नहीं हटा पाऊंगी क्योंकि बहुत जल्दी थकान हो रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम पे रस के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद दोस्तों। नैना, जैसे कि हमने सुना है कि जब आप ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत सारी परेशानियां जो सेहत संबंधी है वो हमें होने लगती है। तो आपने इसको कैसे संभाला, कैसे आप अपने आप को फिट रखें इसके लिए, और आपको क्या क्या परेशानियां आई? जी,
जिस तरीके से कहते हैं कि हम सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सिचुएशन होता है वो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम मेंटली चले जा सकते हैं, फिजिकली चले जा सकते हैं। तो इसके लिए एक रूटीन होती है, वो रूटीन हमें नीचे से सिखाया जाता है। जैसे हम किसी एजेंसी के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं तो हर छोटी छोटी बातों को हमारे ध्यान में रखा जाता है। किस टाइम में आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, किस टाइम में आपको लंच चाहिए, किस टाइम में आपको कितना पानी पीना है, कितनी कॉफी चाहिए, कितना आपके अंदर ड्रिंक होनी चाहिए। तो ये चीजें सारे मेंटेनेंस के साथ ये चीजें होती है। और साथ ही जैसे कि बात किया गया कि इस अभियान में जैसे मेरे साथ बाय फेस जल गया था, क्योंकि स्नो इतनी तेज होती है, स्नोफॉल होता है, विंड चल रही होती है, थोड़ा सा कोई भी पार्ट ओपन हो तो वहां पे हमारी पूरी स्किन जल जाती है। तो मेरी स्किन काफी जल चुकी थी और जो फैट था वो तो सारे बर्न हो चुके थे, क्योंकि हमारे फैट बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं वहां पे। तो वो सारे सब कुछ ही हुए थे। साथ ही आप लोगों को एक न्यूज मिला होगा कि मैं ऊपर जाके मेरे सबमिट पॉइंट में मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी रेस्क्यू हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इस नॉर्मली था। मैं जिस तरीके से ऊपर गई थी उसी तरीके से मैं अपने पैरों से नीचे आई थी और 2 माउंटेन एक साथ सबमिट किया था। तो ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती था। और रही बात स्किन का, तो उस समय वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम अगर स्किन को देखेंगे तो शायद ही हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बस आपके सामने है अभी प्रेजेंट। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपन लक्ष्य को निर्धारित करें। तो बस्तर की जो युवतियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो युवक हैं, अगर वो कुछ आपके जैसे काम करना चाहें, एवरेस्ट पर जाना चाहें या कुछ ऐसा मुश्किल भरा काम करे, रोमांचकारी काम, तो उसके लिए उन्हें किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी और आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेरा ही फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में है, इवन आप शिक्षा के फील्ड में हो या लैंड गेम के फील्ड में हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या अपनी किसी लक्ष्य को निर्धारित किया हो, मैं तो सभी को यही कहूंगी कि सिर्फ आपका किक आपके हाथ पे है और आपका लक्ष्य आपके सामने है। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो शायद मैंने भी नहीं ठाना होता तो एवरेस्ट नहीं कर पाती। तो वही बात है कि लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया था और कोई ऐसा नहीं था कि मुझे ये पूछ करे कि हाँ आप कर सकती हैं, आप आगे जाइए। तो सभी ने मुझे रोका था। स्पेशली मैं हमारे यंगेस्ट जो हैं, हमारे यूथ जो हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि कर्म जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, हमें अपना उद्देश्य क्लियर रखना चाहिए। तो ये मेरा मोटो है कि मैं हमेशा उस तरफ आगे बढ़ती हूँ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो मैं बैनर लेके जाती हूँ हमेशा। स्पेशली यूथ के लिए है कि हमारा जो लक्ष्य है वो एक गोल बना ले और उसे पिंच कर ले कि मुझे ये करना है, तो शायद कायनात भी आपके साथ होगी। बिल्कुल सही नैना कि जो हम ठान लेते हैं तो वो करके ही पूरा करते हैं कि अपन जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हमें करना ही है। तो मन में एक जो दृढ़ शक्ति है उसे विकसित करना है हमारे युवाओं को। नैना, हमने सुना है कि आपको ऊंचाई पर चढ़ने से बहुत डर लगता था पहले, है ना? और आपने सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर जो संदेश दिया लोगों को, इसके पीछे आपकी सोच क्या है? जब मैं छत के लेवल पे खड़ी होती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। इवन मुझे सफर करने से भी इतना डर लगता था। तो मैंने ये सोचा कि ये डर क्यों, हम जिस चीज को डरते हैं कभी उसे स्माइल करके वो काम करके देखे तो बहुत मजा आता है। और मैंने एक स्माइल किया और वो काम करने लगा। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं विश्व की ऊंची चोटी पे उस डर को हटाने के लिए ऊपर चढ़ जाऊंगी। तो ये जो लक्ष्य था वो मेरी स्पेशली इसमें 3-4 लोगों ने मुझे ये संदेह किया था कि आप ये करेंगी या नहीं, आप ये करेंगी या नहीं। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, जी चुनौती ही था। तो वो कहते हैं कि जब कलेक्टर सर को मैंने बताया कि सर मुझे ये जाना है, तो सर ने भी मुझसे बोला नैना तुम चढ़ तो लोगी ना। तो वो जो दिमाग में जो घर कर गया था कि मुझे ये प्रूव करना है कि हाँ सर मैंने ये करके दिखाना है। जी जी जी, आप कोई भी काम अगर बोल के करते हैं और करके दिखाते हैं, उस दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मेरा जो काम था वो मैंने करके दिखा दिया और स्पेशली उसको मैंने अपना लक्ष्य बना लिया। जो मेरा डर था वो ही मेरा लक्ष्य बन गया। आज मुझे कोई किसी भी ऊंचाई पे से देखने से डर नहीं लगता, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य था। बहुत सही। नैना जी, अब बातचीत का जो विषय है थोड़ा सा इसको बदलते हैं और ये जानना चाहूंगी कि आपके शौक क्या क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, मुझे नाट्य मंच में उतरने का बहुत शौक था, डांसिंग का बहुत शौक है। स्पेशली मैं कुकिंग शायद अच्छा कर लेती हूँ क्योंकि मैं शौकीन हूँ, क्योंकि मुझे नए नए डिशेस बनाना अच्छा लगता है। साथ ही स्पोर्ट्स लेवल का है तो मैं बीपीएड किया है, अभी जस्ट कंप्लीट किया है। और
गेम का मुझे ऐसा है कि किसी भी काम में मैं एक्टिव हूँ। मैं कहती हूँ कि किसी भी काम में मैं एक्टिव हूँ, कि कोई भी बोले उसके पहले मुझे वो काम देना अच्छा लगता है। और रही बात शौक की, तो मैं हमेशा म्यूजिक सुनती हूँ, सिंगिंग करती हूँ और डांस कभी कभी तो है, साथ ही योगा और साइकिलिंग। तो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो मेरी प्रॉपर है कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, वो करना ही है। साथ ही जो योगा है वो पार्ट्स ऑफ है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा, जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ किसी चीज से तो ध्यान एकत्रित करने के लिए मैं योगा पे श्रेय जाता है कि मैं योगा अपनी पर्सनली करती हूँ। और कहते हैं कि हर एक लक्ष्य जब बनता है तो एक गुरु होना बहुत जरूरी है। तो और कभी कभी होता है कि आपके जब गुरु नहीं होता तो ऊपर वाला आपका साथ होता है, तो आप गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो बिल्कुल मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि आप सभी की दुआएं हैं, आशीर्वाद है कि मैं आप सभी के सामने ये काम लेके करती हूँ। नैना, आपने बताया कि गीत संगीत में आपकी रुचि है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा सा अगर कोई गीत गुनगुना कर आप सुना दें तो। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट लॉस है जो विश्व की चौथी ऊंची चोटी है, वहां गा सकती हूँ, तो ये तो सी लेवल पे बैठी हूँ। तो मेरे द्वारा दो लाइन आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी 15 अगस्त है और मैंने जो गाया है वो उसी को ही गुनगुनाना चाहूंगी मैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं उनकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। नैना, जैसा कि आपने बताया कि आपको खेलों में रुचि है, पढ़ाई लिखाई तो आप में है ही आपको, और उसके अलावा आप गीत संगीत भी गाती हैं और नाट्य विधा में भी आप पारंगत हैं और व्यंजन बनाने में भी पारंगत है। ये सारी जो बहुमुखी प्रतिभा आप में है, निश्चित ही हमारी युवतियों को, हमारे बस्तर के युवकों को, युवतियों को बहुत ही प्रेरणा देंगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि आगे चलकर भविष्य में आप किस फील्ड में जाना चाहेंगी, या आप इसे ही अपना भविष्य बनाना चाहेंगे? भविष्य की बात करें तो अभी तो कहते हैं कि जब हम किसी गेम में होते हैं तो हमारा जो आर्थिक सहयोग है वो बार बार हमें मांगना पड़ता है, और मांगने के लिए हम बार बार इसके उसके पास जाके धक्का खाके अपना समय लॉस करते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि हमें मेडल चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। और इस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा श्रेय वही लेता है जो उस समय करता है। अगर टाइम के पूर्व नहीं होता तो सब हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जी। तो साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ का पहला इंस्टीट्यूट हमारे बस्तर जिले में बनेगा वो एडवेंचर का होगा। हमारे सीएम सर ने, माननीय सीएम सर भूपेश बघेल जी ने हमारा ये अप्रूवल करवा दिया गया है। और मैं चाहूंगी कि जो मैं काम करती हूँ वो एक पावरफुल है, और इसके साथ ही मैं पावरफुल ही रहना चाहूंगी कि मैं ऐसी जॉब में जाऊं जिससे कि लगे कि हाँ इस फील्ड से इसका रिलेटेड होना चाहिए। तो ये मेरी सोच है कि मैं देश की सेवा करूं। बहुत अच्छी बात। नैना, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कि बस्तर की बेटियों के लिए आप क्या कहेंगे? बस्तर की मिट्टी है और बस्तर की मिट्टी में हम रहते हैं, और बस्तर की मिट्टी इतनी तेज है कि यहाँ पे बेटी और बेटे में फर्क नहीं होता। इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हर एक काम में सक्षम है और आगे बढ़ते हैं। बस उनको एक सही मार्गदर्शक चाहिए, और एक कहते हैं ना किक, मेरा एक गोल है कि आपको किक मारने वाला मिल जाए, उस दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ होंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नैना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने अपने जो विचार हम पर रखे, जो साहस भरा आपका कदम था वो हम दर्शकों के साथ आपने बांटा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार।